अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप सबका वेलकम है मेरी यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है शोएब मोहम्मद और आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एक स्टडी लेक्चर सीरीज़। तो आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि ये वीडियो किन स्टूडेंट्स के लिए है। तो जो भी स्टूडेंट बीएससी कर रहा है पैरामेडिक्स में, जो एनरोल्ड है फर्स्ट ईयर में अंडर कश्मीर यूनिवर्सिटी, चाहे वो किसी भी ब्रांच से हो, ओटी ब्रांच से हो, एनेस्थीसिया से हो, मगर गर्ज़ ये है कि वो फर्स्ट ईयर में हो, तो वो ये देख सकता है। केयू के अंडर बहुत सारे कॉलेजेस आते हैं कश्मीर में, जैसे जीएमसी श्रीनगर है, जीएमसी अनंतनाग है, जीएमसी बारामूला है, या बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस भी आते हैं जिनमें पैरामेडिकल कोर्सेज होते हैं। तो वो स्टूडेंट्स ये वीडियो लेक्चर देख सकते हैं। आई एम श्योर कि इससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, इंक्लूडिंग मी। सो आई एम स्टार्टिंग विद द सब्जेक्ट ऑफ पैथोलॉजी। हम पैथोलॉजी से स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि एक तो पैथोलॉजी इजी है, इंटरेस्टिंग भी है और मार्क्स गेनिंग सब्जेक्ट है। तो पहले कुछ डिस्कस कर लेते हैं पैथोलॉजी के रिलेटेड। आपने इंट्रोडक्शन वगैरह तो पढ़ी होगी। पैथोलॉजी कहते हैं हम जिसे, जिसमें हम डिजीज़ को स्टडी करते हैं जो कि बॉडी को इफ़ेक्ट करती है, उनके कॉजेज़ क्या है, कैसे उन डिजीज़ ने बॉडी को अफेक्ट किया है, वो एक्यूट है, वो क्रॉनिक है। और पैथोलॉजी में हम मोस्टली डायग्नोज करते हैं डिजीज़ को। जो एमएलटी के स्टूडेंट्स हैं ना, उनकी मतलब क्या, ये ब्रेड एंड बटर है ये पैथोलॉजी सब्जेक्ट, उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत सारे चीज़ें आती है, मतलब ये कोई स्पेसिफिक एक चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं देता ये सब्जेक्ट। इसमें हिस्टोपैथोलॉजी भी आती है जिसमें हम टिश्यूज़ से के रिलेटेड पढ़ते हैं। इसमें अपनी जो होती है क्लिनिकल पैथोलॉजी, जिसमें बॉडी फ्लूइड्स वगैरह आते हैं। इसमें हेमेटोलॉजी भी हम पढ़ते हैं, इसमें हम इम्यूनोहेमेटोलॉजी भी पढ़ते हैं, इसमें हम लैब रिलेटेड चीज़ें पढ़ते हैं, इसमें हम ब्लड बैंकिंग भी पढ़ते हैं। तो अगर हम बात करें ना पिछले साल की, जो हमारा सीनियर बैच था जिनका एग्ज़ाम रिसेंटली अप्रैल मई में, सॉरी हाँ मई जून में हुआ था। तो उनको क्या हुआ था, उन जब उनका ये सेशन स्टार्ट हुआ था ना, तो उनका पैथोलॉजी का सिलेबस चेंज हुआ था। के यूनिट सिलेबस चेंज किया था, लेकिन जो पेपर आया था ना, वो आया था रिलेटेड टू ओल्ड सिलेबस। तो काफ़ी प्रोटेस्ट वगैरह हुए कि हमारे ये री एग्ज़ाम कर लो, हमने नया सिलेबस प्रिपेयर किया था, लेकिन नहीं हुआ। इसीलिए हम तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे नया सिलेबस, साथ-साथ हम पुराना भी थोड़ा-थोड़ा कवर अप कर लेंगे, ताकि हम एग्ज़ाम के लिए तैयार हो जाए। और अगर पुराने सिलेबस के रिलेटेड भी क्वेश्चन आए, तो हम वो भी कर पाएँ। तो जो ये है पैथोलॉजी, इसमें जो मैंने अभी बताया कि बहुत सारे इसके पार्ट्स हैं, तो हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो है इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। पिछले साल की बात करें तो इसकी वेटेज 26 मार्क्स की थी आउट ऑफ 80। जो रिसेंटली पेपर हुआ था उसमें 26 मार्क्स इसी पोर्शन से आए थे, इम्यूनोहेमेटोलॉजी एंड ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अलबत्ता जो पहला क्वेश्चन था वो भी शायद इसी से आया था, दूसरे सेक्शन का। तो ये इम्यूनोहेमेटोलॉजी है क्या? इम्यूनोहेमेटोलॉजी, ये हम स्टडी इसमें करते हैं इम्यूनोलॉजिक रिस्पॉन्सेज टू ब्लड कंपोनेंट्स। अब ये ब्लड कंपोनेंट्स होते क्या है, ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम ब्लड ग्रुपिंग पढ़ेंगे, एबीओ ब्लड ग्रुप्स पढ़ेंगे, बाकी चीज़ें पढ़ेंगे, ये हम आराम आराम से समझेंगे। मेन इसमें क्या है, इसमें जो चीज़ पढ़नी है ना हमें, वो है ब्लड बैंक। ब्लड बैंकिंग होती क्या है? ये वो चीज़ होती है जिसमें हम ब्लड को कलेक्ट करते हैं। जब ब्लड कोई डोनेट करता है, उससे कलेक्ट एक स्पेसिफिक टेक्निक्स होती है। स्टोर उनको कैसे स्टोर करना है, ऐसे तो नहीं रख सकते हम ब्लड। उनमें कौन से एंटीकोगुलेंट्स यूज़ होते होते हैं, पहले क्या यूज़ होते थे, अब क्या यूज़ होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कितने टाइम के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, स्टोर रख सकते हैं, ये टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्टोर करने के लिए। और ब्लड कंपोनेंट्स को अलग-अलग तरीके से स्टोर करना पड़ता है। ये ब्लड कंपोनेंट्स होता है क्या, जैसे हम एग्ज़ाम्पल देंगे, हम लेंगे एग्ज़ाम्पल। आपने सुना होगा कि जो एबी पॉज़िटिव ब्लड ग्रुप होता है, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल एक्सेप्टर। क्यों कहते हैं हम इसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर? क्योंकि ये हर किसी, जो भी बाकी ब्लड ग्रुप्स हैं, उनका ये ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम देखें, इसका हम
देखें कि इसके एंटीजन्स क्या-क्या होते हैं और उसके एंटीबॉडीज़ क्या-क्या होते हैं। हमें पता है ब्लड ग्रुप कैसे डिसाइड होता है। ब्लड ग्रुप डिसाइड होता है, ये हमें डिटेल में पढ़ना है लेकिन अभी एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं। हमें देखना है कि ए बी जो पॉज़िटिव है, हम जो ये पॉज़िटिव नेगेटिव है इसको हम थोड़ा साइड में रखेंगे, हम खाली ए बी ओ सिस्टम की बात करेंगे। जो ए बी ब्लड ग्रुप है, इसमें जो ब्लड ग्रुप डिसाइड होगा वो डिसाइड होगा ऑन द बेसिस ऑफ एंटीजन। इसमें कौन-सा एंटीजन प्रेज़ेंट होगा ऑन द रेड ब्लड सेल मेम्ब्रेन, एरिथ्रोसाइट पे कौन-सा एंटीजन प्रेज़ेंट होगा, उस बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि ये कौन-सा ब्लड ग्रुप है। तो ये जो ए बी ब्लड ग्रुप है, तो इसमें अगर हम आरबीसीज़ की बात करें, इसमें कौन-सा एंटीजन होगा आरबीसीज़ पे? एक तो ए बी होगा और बी भी होगा। अगर हम एंटीबॉडीज़ की बात करें, आरबीसीज़ पे एंटीजन्स होते हैं सरफेस पे। अगर हम प्लाज़्मा में बात करें जिसमें एंटीबॉडीज़ होती है, इसमें कौन-सी एंटीबॉडीज़ होगी प्लाज़्मा में? कोई भी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर इसमें दोनों में से कोई भी एंटीबॉडी चाहे ए के खिलाफ एंटीजन ए के खिलाफ हो या एंटीजन बी के खिलाफ हो, अगर कोई भी एंटीबॉडी हमें प्लाज़्मा में हो तो रिएक्शन होगी और आरबीसीज़ लाइस हो जाएँगी। तो अगर हम कहते हैं कि ए बी जो ब्लड ग्रुप है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर है। हम एग्ज़ाम्पल लेंगे, हम इसको ए बी अगर कोई पर्सन है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, उसको हम ट्रांसफ्यूज़ करेंगे बी ब्लड ग्रुप। अगर ये ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, उसको हम क्या ट्रांसफ्यूज़ करेंगे? बी ब्लड ग्रुप। तो बी ब्लड ग्रुप में अगर हम उसकी बात करें, उसमें कौन-सा एंटीजन होगा? खाली बी होगा। मगर उसके प्लाज़्मा में एंटीबॉडी होगी। कौन-सी एंटीबॉडी होगी? किसके खिलाफ? एंटी ए के खिलाफ होगी उसकी एंटीबॉडी। क्योंकि उसमें एंटीजन ए प्रेज़ेंट नहीं है। अब जब हमने बी का ब्लड ग्रुप ए बी में ट्रांसफ्यूज़ किया, तो ठीक है, ये तो एंटीजन एंटीजन तो आ गए, बी वाला तो है इसमें, लेकिन ये जो एंटी ए एंटीबॉडी है, ये तो प्लाज़्मा में आ जाएगी और ये जो आरबीसी है, उसकी मेम्ब्रेन पे ए बी वाले को एंटीजन ए भी है और एंटीजन बी भी है। तो एंटीजन ए और एंटी ए, ये एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कर लेंगे जिससे आरबीसीज़ लाइस हो जाएँगी, यानी कि हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन हो जाएँगी, जो भी हमें डिटेल में पढ़नी है, लेकिन रिएक्शन हो जाएगी। हालाँकि अगर सही टाइम पे ट्रांसफ्यूजन न रोका गया, ये इतने सीवियर होते हैं कि पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो इससे हमें क्या पता चला कि ए बी को हम क्यों कहते हैं यूनिवर्सल एक्सेप्टर? इसलिए नहीं कि क्यों वो होल ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए क्योंकि वो ब्लड के कंपोनेंट्स एक्सेप्ट कर सकता है, जैसे कि पैक्ड रेड ब्लड सेल्स। ये क्या होते हैं पैक्ड रेड ब्लड सेल्स? जब हमने किसी ने ब्लड डोनेट किया, तो वेरी मिनिमम होता है कि हमें किसी पेशेंट को होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। होल ब्लड मतलब आरबीसीज़ भी और प्लाज़्मा भी। वो बहुत रेयर केसेज़ में होता है। जैसे कि किसी पेशेंट को जब ह्यूज ब्लड लॉस हुआ है ड्यू टू सर्जरी या ड्यू टू ट्रॉमा, एक्सीडेंट्स वगैरह की वजह से, तब हमें होल ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करना पड़ता है। वरना हमें अगर ट्रांसफ्यूज़ करना ही है तो हम देखते हैं कि पेशेंट को ज़रूरत क्या है। अगर पेशेंट एनीमिक है, उसको हमें प्लाज़्मा तो नहीं देना है ना, तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं ये जो हमने ब्लड लिया था डोनर से, उसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे, वो आरपीएम क्या सेट करते हैं, कितने टाइम तक, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, फिलहाल हम एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं। तो उसकी आरबीसीज़ अलग हो जाएँगी, प्लाज़्मा अलग हो जाएगा। तो ये जो आरबीसीज़ बचेंगे, इनको हम पैक्ड रेड ब्लड सेल्स कहेंगे। इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम किसको ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, जो कि एनीमिक पेशेंट हो। अब कोई पेशेंट है, उसका आरबीसी काउंट बराबर है, उसको क्या है, उसको मल्टीपल कोagulation डिसऑर्डर है। तो उसको हम तो अगर आरबीसी देंगे, उसको तो कोई फ़ायदा नहीं आएगा। तो उससे हम क्या करें, उसको हम क्या करेंगे, हम प्लाज़्मा में एक टेक्नीक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्नीक, उससे हम ये जो क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, वो अलग कर लेंगे। यही नहीं, उसमें हम बहुत सारी चीज़ें, ये मैं क्या समझा रहा हूँ कि जो हम मैंने अभी बोला था कि जो हम ब्लड बैंकिंग में
इन्वॉल्व होता है स्टोरेज, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पैक्ड आरबीसीज एंड ब्लड कंपोनेंट्स। तो क्या क्या ब्लड कंपोनेंट्स हो सकते हैं? या तो ये पैक्ड रेड ब्लड सेल्स हो सकते हैं, पीआरपी होता है जो आजकल बहुत यूज़ होता है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जिसे कहते हैं, फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा होता है, क्रायोप्रेसिपिटेट होता है, प्लेटलेट कंसंट्रेट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम क्या मतलब पेशेंट को दे सकते हैं। तो ये जो ए बी हम मैंने भी एग्जांपल दी थी ए बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप की, इसको हम क्यों कहेंगे क्या कि ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर है, ना कि इसलिए कि ये होल ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है। ये होल ब्लड एक्सेप्ट कर सकता है लेकिन खाली अपने ब्लड ग्रुप का। ए बी पॉजिटिव खाली ए बी पॉजिटिव का ही ब्लड ग्रुप एक्सेप्ट कर सकता है। और पैक्ड रेड ब्लड सेल ये किसी की भी एक्सेप्ट कर सकता है, बी हो बी की भी एक्सेप्ट कर सकता है क्योंकि इसमें बी एंटीजन है। और ए की भी कर सकता है। ओ की, ओ तो यूनिवर्सल डोनर है, वो अपनी आरबीसी किसी को भी दे सकता है। प्लाज्मा नहीं दे सकता किसी को क्योंकि उसमें क्या है, उसमें एंटी ए भी है, एंटी बी भी है। तो ये चीज़ याद रखनी है। तो ये थी कुछ इंट्रोडक्शन रिगार्डिंग ब्लड बैंकिंग, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इम्यूनोहेमेटोलॉजी। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा। ये वीडियो मैं कम ड्यूरेशन का बना रहा हूँ क्योंकि इंट्रोडक्शन वीडियो है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। उसका हम इनहेरिटेंस पैटर्न देखेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे वो। उसकी बायोकेमिस्ट्री देखेंगे, ब्लड ग्रुप्स बनते कैसे हैं, और आगे आने वाले टॉपिक्स को भी आराम से पढ़ेंगे। सो आज के लिए इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।